हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नकल करना बुरा है। एक पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की तहराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वहाँ बड़ा चालाक और धूर्त था। उसकी कोशिश सदा सही रहती थी कि बिना मेहनत की खाने को मिल जाए। पेड़ के आसपास कुएं में खरगोश रहते थे। जब भी खरगोशों बाहर आते तो बाज ऊंचाई उड़कर भरते और कद खरगोशों को उठाकर ले जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो एक चालाक खरगोश मेरे हाथ आएगा नहीं। अगर इनका नरम मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। एक झटपट मारकर पकड़ लूँगा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झटपटा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और झट वहाँ से भागकर चट्टानों के पीछे छिप गया। कौवा अपने ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। शिक्षा: नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। बंदर का कलेजा। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बड़ा मस्त कलरदार भी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलना और कूदना पसंद रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। न उसके कोई भाई था और न कोई बहन जिसके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गढ़ पाता। एक दिन वह एक डाली पर बैठे नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसे पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आई। बंदर ने ऐसे जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया और बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उसका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने फल खाया। बहुत रसीला और स्वादिष्ट फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके, मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने शस्त्रों भरी डकार ली और पेड़
थपथप कर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब अचक गए, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने को न्योता दे दिया। मगर दूसरे दिन आया, बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते, गप्पे सप्पे मारते। बंदर तो वैसे ही अकेला रहता था, उसने मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई, उसका अकेलापन दूर हुआ। एक साथ मिलकर मौज मस्ती करते थे, दुनिया आनंद आता था। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के सूखने तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती थी। यह जानने ही बंदर ने उलझन दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया है। मैं अपनी भाभी जी के लिए सारे रसीले फल लेता, तुम भी अजीब निकट और अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। तो उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुनकर दिए। उसने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वहाँ फल अपनी पत्नी को मगरमच्छियों को दिए। मगरमच्छियों ने वहाँ स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ, वह बोली, जाओ मुझे बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो, भगवान वरन सोचो, यह फल मुझे कहाँ से मिल तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगररानी को यकीन करना पड़ा। उस दिन एक बाद मगररानी को रोज बंदर दरबार भेजी फल खाने को मिलने लगे। उस फल खाने को मिलते यह तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खिलाना लगा। खाली बैठे बैठे ऊंची नीची सोचने लगे। वह स्वभाव से दुष्ट थे। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, अब वहाँ चलो। सोचने लगे। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगररानी को करवाते पाया। पूछने पर मगररानी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है और वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर को कलेजा ला दो। मगर सन्नाटा रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता हूँ? ना, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगररानी जोर से हाय हाय करने लगी, तो फिर मैं मर जाऊँ तुम्हारे बल से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय,
मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिराए उठा। बीवी बच्चों के मुँह ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हैं। कह रही हैं कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह से भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले पाए तो वहाँ मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। मगर मैं आऊँ कैसे मित्र? मुझे तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ, मैं ले जाऊंगा ना तुम। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मारना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब है? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर अकड़ा बकड़ रहा था गया। उसने अपने मित्र की ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वहाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक 100 लमलिज में दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी, और अब जल्दी से वापस चलो, ताकि हम पेड़ पर से कलेजे लेते चले। देरे तो गए तो भाभी मर जाएंगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, बंदर लपककर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जाओ और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में गुप्त हो गया और अकड़ का दुश्मन
मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। सीख: दूसरों से धोखा देने वाला स्वभावतः धोखा खा जाता है। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। बगुला भगत। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के तरतीबों के लिए चीज़ों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि बस करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसमें परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आँखें भी कुछ कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खिलाते थे, इसलिए अकलमस्त बीमारी व प्राप्त मूर्ख रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहा कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आँखों में आंसू बहने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुन ने जोर की हिचकी ली और भराई गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम को देख कर ही रहे होगे। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और ही हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे ही हम सबको जल्दी मरना ही है। तुम्हें मत हुआ हो कि शीघ्र ही यह बरह पर लंबा सूखा पड़ेगी। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई थी, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि किसी बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और खूब पकड़ने वाला, खूब डालने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बटख के सारा आदि दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमारे कोई बचपन का रास्ता बताओ। अपने आग्रह लौटाओ और तुम्हें भी महानीय बन ही गई हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ सरसों दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वहाँ कभी नहीं सूखता। आदि
जलाशय से सब जीवों वहाँ चले जाओ तो बच पाओ। हो सकता है अब समझता यह है कि वहाँ तब जाया कैसे जाए। बगुले ने भगत से यह समस्या भी सुलझा दी और तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शुभ जीवन दूसरों की सेवा करने की गुजारेगा। सभी जीवों के कद होकर बगुला भगत जी के जैसे के नारे लगाए। अब बगले भगत जी को बरहद हो गए। वहाँ रोज एक जीवों को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता है। कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक मार डालता और खा जाता। कभी मुड़े हुए तो भगत जी दो फेरे भी लगाते और दो जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टानों के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बनने लगा और भगत जी सेहत बनाने लगे। खा कर वहाँ खूब मोटे हो जाएंगे। मुख मुँह पर लगी आ गई और पंख चबीर के तेज के चमकाने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उठाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यह क्रमांक चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर से वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। तो भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगेगा। आज मेरी पीठ पर बैठ जाया। केकड़े खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब उस चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा हटका कंकार पर हल्का लाया। यह हड्डियों का ढेर कैसे है? वहाँ जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा करके हंस और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बैठा कर यह लाकर खाता रहा हूँ। आज तुम मारेगी। केकड़ा सारी बात समझ गया। वहाँ सिहर उड़ा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जवाबों जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा ली और तब तक दबाई रखी जब तक उसके प्राण पंखिरे न उड़ गए। फिर केकड़े ने बगले भगत का काटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को
सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुले भगत उन्हें धोखा देता रहा। सीखा, दूसरों की बातों पर आखिरी मंद का विचार नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज बुद्धिमान कार्य करना चाहिए। बढ़े नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर नामक एक विशाल पराक्रमी गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में खुश से रहते थे। वह सबकी समझदारी सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गई। वर्षों पानी नहीं बरसा। सारे तलैया सूखने लगी। पेड़ कुम्हलाने गए। धरती फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गई। तब प्राण बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, चतुर पहले की सारी समस्या जानता था, उसके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या उपाय करेगा। सोचते सोचते अब बचपन की एक बात याद आई और चतुर ने कहा कि मुझे ऐसा याद आता है कि मेरी दादी जी कहती थी कि यह से पूरी दिशा के एक तालाब में जो भूमिगत जल में गुण होने के कारण कभी नहीं सूखता, हमें वहाँ चलना चाहिए। कभी तो आशा है कि किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर दरबार बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन में गर्मी के सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफर करते 5 शर्तों के बाद में उस अनोखे तालाब का पहुंच गया। और सचमुच तालाब पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया और भरकर ताल में नहाया और डुबकियां लगाईं। उसके क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उसने सहमत की गई सैकड़ों खरगोशों हाथियों के पैरों तल कुचले गए, उनके बिल भूते गए, उनमें से हाहाकार मच गई। बच्चे कूचे खरगोशों ने एक अपकीलता साथ की। एक खरगोश बोला, हम यह से भागना चाहते। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हाल में नहीं था। उसके कहा, उसने अक्ल के काम लेना चाहिए। हाँ, अब विश्वासित होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि चतुर्सेठ तुम्हारे दरबार के खरगोशों सहायता से हमारे देश चंद्रमा रुख है। यदि तुम यह से नहीं गए तो चंद्रमा देव तुम्हें विशाल का श्रेष्ठ। एक अन्य खरगोशों ने उसका समाधान किया, चतुर ठीक कहता था, उसकी बात में माननी चाहिए। लंबे कर्म खरगोश को हम अपना दूत बनकर चतुर्दश के पास भेजे। इस अवस्था पर हम साहस मस्त हो गए। लंबे कारण से बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोशों समझ में उसकी चतुराई की धाग के बातें न बनाना भी उसे खूब आता था। बात में बात निकलने जाने की उसका ये जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूर बनाकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गए। खरगोशों पर संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबे
लंबे कारण खरगोश चतुरथ के पास पहुंचा और दूसरे से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुरथ में लंबे कारण चंद्रमा का दूसरा आदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुरथ ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो? मुझे लंबे कारण बोलो। तुमने खरगोशों को समझ को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हो। इससे पहले कि वहाँ तुम्हें श्राप देंगे, तुम यहीं से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुरथ ने विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबे कारण बोला, उचित है चंद्रदेव। असंख्य मृत्यु खरगोश को सिद्धता जाली देने स्वस्थ ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनका साक्षात्कार कीजिए और स्वस्थ देख लीजिए कि वे कितने दुष्ट हैं, चालाक। लंबे कारण चतुरथ को रात में तालाब पर ले आए। उस रात पूर्णमासी थी। पूर्णमासी तालाब में पूर्ण चमका भूकंप ऐसे पड़ रहा था जैसे शीर्ष से पृथ्वी विनम्रता दिखाई पड़ती है। चतुरथ घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी के घबराहट तट गया और विश्वास के साथ बोला, गजानन जी, जहाँ नजदीक के चंद्रदेव का साक्षात्कार करो तो आपको मत रोवे। मैं आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है, अपने भक्त का दुख देखकर हमें चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रहा है। लंबे कारण की बातों का गजराज पर जादू सा आसायत हुआ। चतुरथ डालते डालते पानी से निकट गए और सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाए जंग करने लगा। सूर्य पानी में निकट पहुँचने पर सूर्य में निकली हवा से पानी की हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई भागों में बाँट गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुरथ ने होश उड़ गई और वहाँ हटवाकर कई कदम पीछे हट गए। लंबे कारणों इसी बात की तरह से था। चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वहाँ क्रोध से काँप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खोर जाते तो ठीक था। हटवाकर कई कदम पीछे हट गए। लंब कारण को इसी बात की तरह से था कि चीख, देखा। उसको देखते चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वहाँ क्रोध से काँप रहे थे और गुस्से से फट रहे थे। अपनी खैर चाहते हो तो अपने झुंड के समेत यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप देंगे। चतुरथ तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोश में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वहाँ वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को
फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीख चतुराई से शारीरिक रूप में बलशाली शत्रु को भी मत दी जा सकती है। वह रुपया गधा एक नगर में धोबी था। उसके पास एक कंधा था जिस पर वह कपड़े लाद कर नदी तट पर ले जाता और धोने कपड़े लाद कर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था। सारी कमाई आटे दाल व चावल में खप जाती। कंधे के लिए चार खरीदने के लिए कुछ न बचता। गांव की चारगाही पर गाय भैंस चरती। अगर कंधा ऊपर जाता तो चरवाहे डारों और पीठ पर उसे भाग देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी, क्योंकि मजदूरी के कारण उसकी चाल इतनी धीमी हो गई कि नदी तक पहुँचने में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सुखाने के लिए पिछाड़ रखी तो आंधी आई। कपड़े इधर उधर हवा से उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े। उसने कपड़े ढूंढता हुआ वहां सर कपड़ों के बीच घुसा। कपड़ों के बीच उसे एक मारा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौट आया। गांठ बांधकर लादने पर गधा हलकटाया। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया कि एक दो दिन बाद बिल्कुल से बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा, अगर मैं उस बाघ को खाल उतार कर ले जाऊं तो रात को इस गधे को वह खाया ओढ़ कर खेतों की ओर भेज तो लोग इसे बाघ समझकर डालेंगे। कोई निकट नहीं पकड़ेगा। गधा खेत चार लिया करेगा। धोबी की ऐसे ही किए। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सुखाने डाल दिए और फिर वहां सरकपड़ों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटने समय वह खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सबको सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को उड़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को देखते कि रखवाले करने वाले ने खेत में बाघ देखा तो वो डर कर भाग गए। भाग खड़े हुए गधे ने भर पेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली। अब गधे में मजे आ गए। हर रात धोबी उसे खाल उड़ाकर घूर देता। गधा धीरे सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसलें खाने लगा। गधे को भाव समझकर अब अपने घरों में
दुबकर बैठे रहते हैं। फसलों चार चक्कर गधा मोड़ होने लगा। अब वहाँ दुकान भर लेकर चला। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वास्थ्य जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वहाँ पर लौट आने खूब लौटा। वहाँ कंधा बाघ की खाल तो एक ओर गिर गई। वहाँ अब खालिस कंधा बनकर उठ खड़ा हुआ। वैसे डोलता हुआ खेलता हुआ बाहर निकला। गधे की लौट आने के समय पौधों की रूंधी जाने और झट कराने से आवाज फैली। एक सरवल चुपचाप बाहर निकला। खेत में झाँका तो उसे एक ओर गिरे बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दी। खेत के बाहर आता एक गधा वहाँ चिल्लाता, अरे यह तो गधा है। उसकी आवाज औरों ने भी सुनी। अब डरे लेकर दूसरे कंधे का कार्यक्रम खेत के बाहर आकर रेंकने का था। उसने मुँह खोला ही था, फिर उस पर डरे बरसाने लगे। क्रोध से भरे रखवाले ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। धोबी को भी वहाँ नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। सीख पहनावा बदल कर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है तथा हमें असली रूप सामने आ ही जाता है। बिल्ली का न्याय। एक वन में एक पेड़ के खोए में एक चकोर रहता था। उस पेड़ में आसपास कई पेड़ और भी जिन पर फल व जीव उगते थे। उन फलों और बीजों के पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहा था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर संसार लेने के लिए उसे पेड़ की हथेली पर बैठ दोनों में बातें हुई। दूसरी चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ केवल पेड़ों के फल व बीज कर जीवन गुजार रहा था। दूसरे ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज नहीं होते हैं और कई स्वादिष्ट चीजें होती हैं। उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं। कभी उनमें खाने का स्वाद बदलकर तो देखो। दूसरी चकोर ने उड़ने के बाद वहाँ चकोर सोच में पड़ गई। उसने फैसला किया कि कल भी वहाँ दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगी और अनाज नाम से चीज का स्वाद चखकर देखेगी। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपलें खाईं। उसे वह आदि स्वादिष्ट लगी। उस दिन से भोजन की उसे इतनी आनंद आया कि खाकर त्रस्त होकर वहीं आखिरी मूत्र कर हो गए। इसके बाद भी वहाँ बड़ी
पड़ी रहा। रोज खाता पीता और सो जाता था। रात दिन बाद में उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके की जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था और वह उसे चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसने खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा दिया और वहाँ रहने लगा। जब चकोर वापस लौटी तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रुद्ध होकर बोली, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दंत दिखाए कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं 7 दिन से यहीं रह रहा हूँ। यह घर मेरा है। चकोर गुस्से से फड़फड़ाने, 7 दिन भाई, मैं इस घनघोर में कई वर्षों से रह रही हूँ। किसी भी आसपास से पक्षी या चौपाई से पूछ ले। खरगोश चकोर की बात कटाता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यह आया हूँ। खोए खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोली, वहाँ कोई घर खाली मिले तो इसका यह मतलब हुआ कि उसे कोई न रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि सरलता से मेरा घर खाली कर दो। खरगोश ने भी उसे ललकार कर, वरना तुमने कर लेना, यह घर मेरा है, मुझे तो करना है करो ले। चकोर सहमत गई और मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसियों जानवरों के पास गई। उसने सबने दिखावे की हूँ की, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। इस पर समझौता की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किस शर्म पर खोए छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी अपने ध्यानवी को पंच बनाकर अपने झगड़ों का फैसला उससे करवा लो। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। जब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहाँ उन्हें जय तक में गंगा एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए वृक्ष छाया और बैठी वहाँ पूरी तपस्यावाणी लगा रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्होंने भला इससे अच्छा ध्यानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्या न हम इससे अपने झगड़ों का फैसला करवाऊंगा। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वहाँ जाकर घबराई हुई थी। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हम जरा सावधान रहना चाहता। खरगोश पर बिल्ली का जादू चल गया और उसने कहा,
अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली संस्कृत मोह माया त्याग कर तपस्यावानी बन गई। सच्चाई तो यह भी है कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वहाँ जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकार लगाई। जब माता दी को प्रणाम। बिल्ली ने गुस्से से मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आँखें खोली और आशीर्वाद दिया। अनुष्ट मान भवा। तुम दोनों चेहरों पर चिंता की लकीर है। क्या नष्ट हो गए तुम्हें बच्चे? चकोर ने विनती की। माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पहले झपकाई। हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं ना चाहिए, प्रेम और शक्ति से रहना, उसने आदेश दिया और बोली। खैर बातों, तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मतलब बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुँह खोला और कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आँखें भी कमजोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आओ, मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय श्री राम। वे दोनों भक्तजन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक ही झपटने में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। वे दोनों भगतने बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सके। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी कि उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक झपट्टे में खरगोश और चकोर को काम तमाम कर दिया। फिर वहाँ आराम से उनको खाने लगे। सीख दो कि झगड़ने में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से दूर रहना। बुद्धिमान सियार। एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया, पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वहाँ लंगड़ाता मुश्किल से चलता शेर के लिए तो शिकार न करने के लिए दौड़ना जरूरी होता है, इसलिए वहाँ कई दिन कोई शिकार न कर पाया और भूखे मरने लगा। कहते हैं कि शेर मारा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता लड़ना। शेर किसी घायल अवस्था मारे हुए जानवर लाता में जंगल में भटकने लगा। यह भी किस्मत ने उस साथ नहीं दिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ वहाँ एक गुफा के पास आ पहुँचा। गुफा गहरी और संगीन थी, ठीक वैसे जैसी जंगली जानवरों की मद में रूप में काम आती थी। उसने उसे अंदर झाँक कर मद
खाली थी, पर चारों ओर उसे इस बात की परिणाम नजर नहीं आई कि उसमें जानवर का बारीक है। उस समय वहाँ जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। शेर चुपचाप दुबकर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाले जानवर लौट आए तो वहाँ दबोच लेगा। सचमुच उस गुफा में शेर रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता था और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वहाँ लौट आया। शेरैया काफी चालाक था। हर शाम चेनाए रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंक उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीवंत में उसकी शिकार की आशा में घात लगाए न बढ़ा हो। उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली। गुफा के घुसने के दूर जाकर उसने आवाज दी। गुफा में चुप्पी छाई गई। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? भीतर शेर दबके बैठा था। भूख के मारे पेट कुलकुल रहा था। उसे यह इंतजार था कि कब शेरैया अंदर आए तो वह उसे पेट में पहुँचाए। इसलिए वहाँ उतावल भी हो रहा था। शेरैया एक बार फिर जोर से बोली, ओ गुफा, रोज में मेरी पुकार की आवाज में मुझे अंदर बुलाइए, और आज चुप क्यों हो? मैंने पहले ही कह रहा था कि जिस दिन तुम तुम्हारे नहीं बुलाएंगे उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं चला। यह सुनकर शेर हट बड़ा गया। उसने सोचा, शायद गुफा सचमुच शेरैया को अंदर बुलाती होगी। यह सोचकर कि कहीं शेरैया सचमुच न चल जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, शेरैया राजा, मत जाओ, अंदर आओ ना। मैं अब से तुम्हारी राह देख रही थी। शेरैया शेर की आवाज पहचान गई और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहाँ से चल गई और फिर लौटकर नहीं आई। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। सीख, शराफत व्यक्ति जीवन में कभी मर नहीं खाता। मक्खी चूस गीदड़। जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कमजोर था। क्योंकि वह एक जंगली जीव था, इसलिए हम रुपये पैसों की कमजोरी की बात नजीर इस रही थी। कमजोर अपने शिकार को खाने में किया करता था, जिसमें शिकार से दूसरा गीदड़ 2 दिन कम चलता। वह उतने ही शिकार को रात दिन तक खींचता जैसे उसने एक खरगोश का शिकार किया। पहले दिन वह एक कान खाता, बाकी बचा कर रखता। दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा
घिस घिस कर खर्च करता। गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता, इस चक्कर में प्रातः भूखा रह जाता। इसलिए दुर्बलता भी बहुत हो गया था। एक बार उसे एक मरा हुआ बरसिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपने मत में ले गई। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला किया ताकि मर बच रहे। कई दिन तक बस सींग चबाता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गीदड़ों के खाने लायक रह गया। इस प्रकार मक्खीचूस गीदड़ प्रातः हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकला तो दूसरे जीव उसका मसले से शरीर देखने को कहते, वहाँ देखो मक्खीचूस जा रहा है, पर वह परवाह न करता। कंजूस में यह आदत होती है कि कंजूसी की अपने घर में भी खिलाई उड़ाई है, पर वहाँ किसी अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सुअर और देखा और निशान लगाया तो तीर जंगली सुअर के कमर को चीरता हुआ शरीर में घुस क्रोध में सुअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खर्च में अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घुस दिए। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वह मक्खीचूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी वह सुअर के मांस को कम से कम 2 महीने चबाना ही उसने हिसाब लगाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नजर पर ही बड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूखा। धनुष की डोर कोनों पर चमड़ी की पट्टी से लटकती हुई बांधी ही उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाया ही काम चलाऊंगा। मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बच जाएगा। ऐसे सोचकर वह धनुष का कोना मुंह में डाले पट्टी काटने लगा। ज्यों ही पट्टी काटते डोरी छूटी और धनुष की लड़ी पट सीधी हो गई। धनुष का कोना चाटना ही गीदड़ ने तालू में लगाया और उसे चीरता हुआ उसकी नाक दौड़कर बाहर निकली। मक्खीचूस गीदड़ वहीं मर गया। सीखा।